इस तरह से आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। मैं एक-एक स्टेप करके एक्सप्लेन करती हूँ। सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और एक व्हीज़िंग साउंड इस तरह की एक साउंड जो है वो हम सुन पाते हैं। जितने समय में सांस लिया उससे डबल टाइम में हमने सांस छोड़ना है। अस्थमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका अटैक कभी भी कहीं पर भी किसी को भी आ जाता है। छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े, हम काम पर हैं, घर पर हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ग्राउंड में हैं, कहीं पर भी उनको अस्थमा का अटैक आ जाता है। और उस समय ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारे आस-पास कौन है, कोई हमारी हेल्प कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो उस कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि हम हैं और हमारा अस्थमा का अटैक है और उस समय सिचुएशन को हैंडल करने का सारा ओनर, सारी ज़िम्मेवारी भी हमारी अपनी होती है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं? लेकिन इसके पहले हम ये समझते हैं कि अस्थमा होता क्यों है और इसको ठीक करने के लिए ढेरों चीजें लोग करते हैं। कोई रोज पफ लेते हैं, ढेरों दवाइयां खाते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं, स्टेरॉइड्स पे रहते हैं लोग, लेकिन इवेंचुअली होता कुछ नहीं। हमें इसके साथ ही जीना पड़ता है और धीरे धीरे करके हमारी इम्यूनिटी जो है वो और लो होती जाती है। तो आज हम सीखेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स जो कि अमेरिकन लंग एसोसिएशन जो है वो बच्चों को वहाँ, छोटे बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है, उनको डेली ट्रेन किया जाता है। तो 5 मिनट की ऐसी ट्रेनिंग जो डेली अगर हम करें तो हम अपने अस्थमा के अटैक को कंट्रोल करना सीख जाएंगे इमीडिएटली क्या करना है। लेकिन ये हम कर तभी सकते हैं जब हमने इसकी पहले प्रैक्टिस की हुई होगी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या टेक्निक है जो अमेरिकन लंग एसोसिएशन वहाँ के स्कूली बच्चों को भी सिखाती है। अगर हमें सिम्टम्स लगते हैं, ज्यादातर क्या होता है कि कुछ भी एटमॉस्फेयर में कोई एलर्जन है या फूड में कोई ऐसी एलर्जी आ गई, जैसे कि ज्यादातर जो है एक टर्म है रेस्टोरेंट अस्थमा। यानी कि रेस्टोरेंट्स में गए, वहां पे कोई ऐसा फूड खाया जिसमें कि कोई प्रिजर्वेटिव से या कोई ऐसे एलर्जन थे, कोई उसमें ऐसे टेस्ट एनहांसर्स थे जो कि एलर्जी का काम करते हैं, इरिटेट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। क्योंकि इसका एक रीजन और भी है, वो है हमारा लंग और हमारे गट का जो एक एक्सिस है। ये गट लंग एक्सिस बिल्कुल गट ब्रेन एक्सिस की तरह ही बहुत स्ट्रांगली जो है ये काम करता है। तो जैसे ही गट में कोई भी डिस्टरबेंस आता है, जैसे ही गट में माइक्रोबायोम अफेक्ट होता है या कोई ऐसा फूड हम खाते हैं जो एलर्जी क्रिएट करता है, तो वो तुरंत से हमारे लंग्स पे अफेक्ट करता है। और होता क्या है, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं या जो हमारी सांस लेने के बलून्स हैं या सांस लेने की जो पाइप्स हैं जिनके साथ आगे बलून जैसे स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उस वजह से सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और एक व्हीजिंग साउंड इस तरह की एक साउंड जो है वो हम सुन पाते हैं। तो अस्थमा का अटैक इस तरह से शुरू होता है। तो जिन लोगों को अस्थमा है या सीओपीडी है, पोस्ट कोविड सीओपीडी बहुत सारे लोगों को आजकल हो रखी है, तो उन लोगों को कुछ पहले सिम्टम्स, पहले साइंस, सिग्नल्स जिसको हम कहते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं अटैक से पहले। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है और जिस चीज की हमें पहले प्रैक्टिस करनी है, तो अमेरिका में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जैसे ही आपको ये लगे कि एस्मा का अटैक आने वाला है या कुछ ऐसी चीज है जो इरिटेट कर रही है लंग्स को, तो तुरंत से पहले तो सीधे खड़े हो जाए। सीधे खड़े होके हमने, पहला स्टेप है सीधे खड़े होना, दूसरा स्टेप है अपनी जो चिन्ह है उसको ऊपर की तरफ को पॉइंट कर देना, तीसरा स्टेप है अपने दांतों को जोर से भींच लेना, चौथा स्टेप है अपनी मुट्ठियों को जोर से बंद कर लेना, हाथों को बिल्कुल सीधा कर लेना है, कोहनियां बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, लॉक कर लेनी है कोहनियां, अपने शरीर का हर मसल टाइटन कर लेना है, घुटने लॉक होने चाहिए, हमारे पैर, हमारे जो काफ मसल्स हैं, तो पूरा शरीर इस तरह से करके हमने लॉक करके रखना है। पूरा शरीर हमारा इस तरह से करके लॉक करके रखना है। ये ऊपर की तरफ को रहेगा चिन्ह, दांत भींचे हुए रहेंगे, मुठ्ठियां भींची हुई रहेंगी, जो हमारी एल्बोज है ये लॉक्ड रहेंगे, बिल्कुल पूरी बॉडी एकदम, बिल्कुल जैसे रॉ नूडल होता है, यानी कि जो कच्चा नूडल होता है जो पक्का नहीं होता, जिस तरह से वो सीधा होता है, बिल्कुल उसी तरह से हमने बिल्कुल सीधा होना है। 3 सेकंड तक ऐसे रहना है, 3 सेकंड तक। और 3 सेकंड के बाद तुरंत ही हमें क्या करना है, तुरंत ही बैठ जाना है किसी कुर्सी पर और एकदम से गीले नूडल की तरह बन जाना है। जो पका हुआ, जो उबला हुआ नूडल होता है तो वो बिल्कुल ढीला होता है, जिसको जैसे छोड़ेंगे वैसे ही बिल्कुल अपने बॉडी को आप ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अगर आप ऑफिस में है, कहीं है, कुर्सी है तो ठीक है, नहीं तो जमीन पर लेट जाना है बिल्कुल ढीली बॉडी छोड़ के, बिल्कुल इस तरह से। और सांस ऐसे लेना है बिल्कुल रिलैक्स करके, अपना कोई बॉडी का अंग हमें हिलाना नहीं है और इस तरह से हमें ब्रीथ करना है जैसे हम बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। तो ये एक टेक्निक है जिसकी प्रैक्टिस अमेरिकन लंग एसोसिएशन बच्चों को करवाती है रोज 5 मिनट। अगर हम ये प्रैक्टिस डेली 5 मिनट्स करते हैं तो हम अपने अस्थमा के जो सिग्नल है उस
अटैक आने के पहले से सिग्नल है, उसको हम पहले ही जज करके और हम अपने अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दीजिए अगर आपको एस्मा है या फिर आपको जो है सीओपीडी है। अब पोस्ट कोविड सीओपीडी का भी एक अपने लंग्स को ट्रेन करने का भी एक प्रोटोकॉल है। आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। तो वो एक 3 स्टेप प्रोटोकॉल है अगर आपको पोस्ट कोविड सीओपीडी है। उसमें भी कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, बड़ी आसान है, मैं वो बताती हूँ आपको फिर से खड़े होके। सबसे पहली टेक्निक ये है कि पूरी चेस्ट को फैला के अपने हाथों को साइड पे ले जाइए और नाक से सांस अंदर खींचना है, पूरा पेट भर के ऐसे सांस लीजिए और थोड़ी देर रुकिए वहीं पर और फिर मुंह से सांस छोड़ते हुए हमने अपने हाथों को चेस्ट के आगे इस तरह से ले आना है। ये है पहली टेक्निक। इसका दूसरा जो टेक्निक है वो है एब्डोमिनल ब्रीथिंग। जब हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग करते हैं तो हमारा डायफ्राम मूव करता है। जब हमारा डायफ्राम मूव करता है तो वो हमारी डीप ब्रीदिंग होती है। उसमें क्या होता है, हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो बड़ी हो जाती है, यानी कि हमारे लंग्स को ज्यादा स्पेस मिलती है एक्सपैंड करने के लिए। तो वो लंग्स को एक ट्रेन करने की ये प्रोसेस है। तो इसके लिए क्या करना है, अपने हाथ अपने पेट पे रख लीजिए और नाक से सांस लेके पेट भर के सांस लेनी है, पेट भर के सांस लेनी है। लंबी सांस लीजिए, पेट को बाहर को फुला के हाथों से आपको फील होना चाहिए कि मेरा पेट फूल गया है। और फिर मुंह से सांस छोड़ते हैं, धीरे धीरे सांस छोड़ना है। जितने समय में सांस लिया उससे डबल टाइम में हमने सांस छोड़ना है और पेट अंदर पे चलता जाएगा, अंदर पे चलता जाएगा। फिर से लीजिए। याद रखिए हर टेक्निक को करने के टाइम इनहेल करने के बाद हमने कुछ सेकंड उसको होल्ड करना है। तो ये हम अपने लंग्स को एक तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है उसकी वो बढ़ सके। तीसरी टेक्निक इसी सिलसिले में तीसरी टेक्निक है, अपने दोनों हाथों को जोर से पेट के साथ ऐसे करके जो है एकदम से सटा लीजिए और जोर से हमने इसको दबा के रखना है। पेट को दबा के रखते रहिए, रेजिस्टेंस ब्रीदिंग है। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ब्रीदिंग, यानी कि बाहरी जोर जो लग रहा है वो आपको सांस लेने से रोक रहा है, लेकिन आपने सांस लेना है तो सांस लेना है। ये 3 जो सिंपल स्टेप्स है, पहला, दूसरा डायफ्राम ब्रीदिंग, तीसरा ये जो हमारी आर्म्स है ये क्लिंज्ड रहेंगी हमारे एब्डोमेन के पास और हमें प्रेशर रेजिस्टेंस ब्रीदिंग करना है। ये जो 3 स्टेप्स हैं इनको करते करते हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। आपको याद होगा पहले बच्चों को बलून दिए जाते थे फुलाने के लिए, गुब्बारे दिए जाते थे, बच्चे मुंह से उसको जब फुलाते थे तो पूरा लंग्स का जोर लगता था, उनके पूरे एब्डोमेन का जोर लगता था। वो पूरे जोर से जब वो गुब्बारों को फुलाते थे तो उनके लंग्स की एक्सरसाइज होती थी। लेकिन आज हम वो काम किससे करते हैं, पंप से करते हैं कि बच्चे का मुंह दुख जाएगा, लेकिन इस चक्कर में हम उनके लंग्स को वीक करते जा रहे हैं। तो ये जो हम गलती कर रहे हैं इसको हम आज भी सुधार सकते हैं। तो बच्चे को अगर एस्मा है, ब्रोंकाइटिस है, कुछ भी एलर्जी है, चाहे नहीं है तो भी अपने बच्चों को बलून्स फुलाने के लिए दीजिए। अपने सुपरविजन में हम करवा सकते हैं बच्चों को कि हमारी देखरेख में वो करें। तो वो जब मुंह से बलून फुलाएंगे तो उससे उनकी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। बड़े भी ये टेक्निक कर सकते हैं, बड़े भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस या इन्फेक्शंस की वजह से हमारा ये जो लंग्स है उनके अंदर म्यूकस बहुत सारा भर जाता है। म्यूकस जो है वो इकट्ठा होके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है और सांस लेने के लिए जगह नहीं बचती। तो बहुत जरूरी होता है कि उस स्थिति में उस कफ को बाहर निकाला जाए। तो उस कफ को बाहर निकालने के लिए पहले उसको ढीला करना जरूरी है, उसको लूजन करना जरूरी है। एक तो टेक्निक है कि पीठ पर ये जो है ऐसे हाथ करके हम लोग जो है कपिंग करते हैं तो भी जो कफ है वो म्यूकस जो है वो लूजन हो जाता है और उसके बाद उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। एक टेक्निक मैं आपको आज और सिखाने वाली हूँ जिससे आप बिना किसी की मदद से, क्योंकि पीठ पे टैपिंग करने के लिए आपको किसी की मदद चाहिए, लेकिन ये जो टेक्निक मैं आपको सिखाने वाली हूँ इसमें आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये टेक्निक बहुत सिंपल है, आप खुद ही कर सकते हैं। इस पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। मैं एक एक स्टेप करके एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले उल्टा लेट जाना है, मुंह के बल लेटना है। मुंह के बल लेटने के बाद आपको कुछ सेकंड उस तरह से लेटने के बाद आप राइट साइड पर लेटेंगे और जो लेफ्ट कंधा है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे। कुछ सेकंड्स इसी स्थिति में रहना है, फिर लेफ्ट साइड पर लेट के सीधे बेड पर ही लेटना है। पहले उल्टा लेटे, फिर राइट साइड पर लेटे, फिर लेफ्ट पे लेट के राइट कंधा उठा लेना है, बिल्कुल जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं सेकंड स्टेप में उस तरह। थर्ड स्टेप ये है
कि इंक्लाइंड आपको लेटना है। इंक्लाइंड लेट के अपने दोनों जो हाथ हैं वो इस पिक्चर की तरह सिर के पीछे कर लेने हैं और अपने पैरों को मोड़ लेना है, बिल्कुल इस पोजीशन में। उसके बाद आपको इसी इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर पहले राइट लेटना है, फिर लेफ्ट लेटना है, और इसके बाद उठ के बैठ जाएं और खांसी करके जो वो कफ ढीला हो गया, जो म्यूकस ढीला हो गया है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है जो हम खुद कर सकते हैं उस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए। तो नेबुलाइजर लेके या और कुछ कुछ मेडिसिन यूज करने की बजाय अपने आप खुद किसी की मदद के बिना इस टेक्निक से हम अपनी चेस्ट में जमे हुए म्यूकस को भी बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी टेक्निक जो है लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने की, वो है शंख बजाना। तो शंख बजाने के पे भी हमारे पूरे लंग्स की जो है वो एक्सरसाइज होती है। तो ज्यादातर ये सुबह सुबह शंख बजाया जाता था, क्योंकि सुबह का टाइम लंग्स को ट्रेन करने का बेस्ट टाइम है। तो इसलिए कोई भी ऐसी एक्सरसाइजेस जो हम लंग्स को ट्रेन करने के लिए करना चाहते हैं, वो हमें सुबह सुबह करनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। और एक लास्ट चीज, अगर हम कहीं सफर कर रहे हैं, मतलब हम कहीं जर्नी कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हमारे पास ना बलून है, ना शंख है, ना हमारे पास कोई ऐसी जगह, हम ट्रेन में बैठे हैं, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, उस समय हम कोई ऐसी एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे, तो उस समय हम क्या करना है, अपने हाथों का इस्तेमाल करना है। अपने हाथों को इस तरह से बिल्कुल हर तरफ से जोर से दबा लीजिए। देखिए, ध्यान से देखिए, यहां से भी पूरा बंद, कहीं से कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। केवल ये जो दो उंगलियां हैं और जो ये अंगूठे हैं, इनके बीच में यहाँ पे एक छोटा सा हमें रास्ता छोड़ना है सांस भरने के लिए। बिल्कुल पीछे से बंद है, ऊपर से उंगलियां टाइट हैं, नीचे से भी कोई जगह नहीं है, पूरा हाथ लॉक्ड है, और केवल उंगलियों और अंगूठों के बीच में एक छोटा सा छेद हमें नजर आ रहा है। और अपने होठों को इसमें सेट करके हमने पहले सांस भर लेनी है और फिर इसमें छोड़नी है मुंह से। इस जब हम ये करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम सांस इसमें भर नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं से हवा निकलने की जगह नहीं है। ये टेक्निक हम कहीं पर भी कर सकते हैं। जब भी हम ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो याद रखिए, हमें अपनी सांस बाहर छोड़ने की आवाज नहीं आनी चाहिए, ये इस चीज का हमने ध्यान रखना है। तो वो हमारी नेचुरल ब्रीदिंग हो जाएगी। जितना हो सकता है ये टेक्निक्स प्रैक्टिस करते जाइए, और धीरे धीरे करके आप खुद नोटिस करेंगे कि कैसे आप तुरंत से अस्थमा के अटैक को भी रोक सकते हैं और अपनी लंग की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। सीओपीडी के पेशेंट्स जो हैं वो भी इस टेक्निक से अपने लंग्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और छुटकारा पा सकते हैं पफ्स से, इंजेक्शन से, इमरजेंसी से, आईसीयू से। तो ये सिंपल टेक्निक्स जो है, इनको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, और अस्थमा, सीओपीडी और ऐसी जो ब्रीदिंग इमरजेंसीज हैं, उनसे आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। थैंक यू।